वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 11 जून 2020 है, दिन है थर्सडे। दिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही प्रैक्टिकल कोट के साथ। डिफिकल्टीज आर थिंग्स दैट शो ए पर्सन व्हाट दे आर। आप क्या हैं वो आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तब आपको आपकी जो क्षमता है उसके बारे में पता चलता है, आपकी जो कैपेसिटी है। जनरली हमें लगता है कि हम बहुत ही वीक हैं, लेकिन जब हम ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं उस टाइम पर हमें पता चलता है कि जो हम सोच रहे थे उससे कई ज़्यादा उससे कई ज़्यादा हम स्ट्रांग हैं। एक और चीज़ है, जब भी हम डिफ़िकल्टीज़ में होते हैं तब एक और चीज़ होती है, जो हमारे रियल फ्रेंड्स हैं उसके बारे में भी हमें पता चल जाता है। बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जिनके ऊपर जो मास्क है वो चला जाता है जब मुसीबत हमारे जीवन में आती है। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी है क्योंकि टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है, प्री और मेंस दोनों को कवर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी देन यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहले एक जियोपॉलिटिकल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फिर हेल्थ सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, मजदूरों के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, पुलिसिंग के ऊपर एक टॉपिक है, पुलिस सिस्टम के ऊपर, और लास्ट में आईबीसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स क्रैक ऑन विद दिस वन। जियोपॉलिटिकल टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 की एक मीटिंग होने वाली थी मिड जून में। इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है बाय यूएसए, या फिर आप कह सकते हैं मिस्टर ट्रंप ने इसको पोस्टपोन किया है। पोस्टपोन इसलिए किया है क्योंकि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो है ये है जर्मनी के एंजेला मर्कल। ये वहाँ के चांसलर हैं और एंजेला मर्कल ने ये बताया कि कोविड-19 चल रहा है तो इसकी वजह से वो आना नहीं चाहेंगे। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि G70 का कोई ख़ास प्लान भी नहीं था जिससे कोई आपको ख़ास डेडिकेटेड या फिर कोई एक एश्योर्ड रिजल्ट मिले। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो ये दो चीज़ें बताई जाती हैं, ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से एंजेला मर्कल ने ये तय किया कि वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। और जब से उन्होंने बताया कि वो मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे तो बाकी के देश जो हैं उनके लिए भी मिस्टर ट्रंप ने इसको डिले कर दिया गया है। बाकी के देशों की बात करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर G7 मेंबर्स आप देख लीजिए। जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली, जापान। डोंट वरी अबाउट रिमेंबरिंग द नेम्स। आप लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आराम से इसको देख लीजिएगा। G8 की बात करें तो इसमें ऐड हो जाता है रशिया। 2014 में रशिया को निकाला गया इस G8 ग्रुप में से और तब से ये बन गया है G7 ग्रुप, राइट। तो मिस्टर ट्रंप जो हैं उन्होंने ये भी एक प्रपोज़ल रखा है कि क्यों ना G7 से हमें आगे बढ़कर क्यों ना हम एक G10 या फिर G11 बनाएं। G11 अगर हम बनाएंगे या फिर G10 बनाएंगे तो इसमें भारत होगा, साउथ कोरिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, और G11 में रशिया को भी ऐड करने की बात जो है वो सामने आई थी। कुछ दिनों पहले हमने इसको भी डिस्कस किया था। मिस्टर ट्रंप तो ये भी चाहते हैं कि फाइव आइज़ कंट्रीज़ जो हैं वो एक ग्रुप हैं और ये एक इंटेलिजेंस का ग्रुप है। एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस यानी कि जो स्पाई रिलेटेड आइटम्स हैं, खुफिया जासूस जो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करना। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो 5 फ्लैग्स हैं, एक है यूएस, दूसरा है यूके, दिस वन इज़ कनाडा, ये वाला जो है ये ऑस्ट्रेलिया है, एंड दिस इज़ न्यूजीलैंड। तो ये 5 देश जो हैं इनको मिलकर कहा जाता है फाइव आइज़, राइट। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए। तो मिस्टर ट्रंप का ये प्रपोजल है कि फाइव आइज़ कंट्रीज़ को भी हमें ऑन बोर्ड लाना चाहिए। और यहाँ पर जब फाइव आइज़ कंट्रीज़ को आप ऑन बोर्ड लाने की बात कर रहे हैं, दूसरे इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों को ऑन बोर्ड लाने की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स पता चल जाता है कि चाइना को कहीं ना कहीं घेरने का एक बहुत बड़ा प्लान जो है वो यूएसए बना रहा है। चाइना ने ऑफकोर्स इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया है। एज़ फार एज इंडिया और G7 इज़ कंसर्नड, लास्ट ईयर फ्रांस में एक मीटिंग थी G7 की, और इस समिट में G7 में ऐसा है कि जो भी होस्ट नेशन है, अगर आपके देश में हो रही है, फॉर एग्जांपल इस टाइम यूएसए में होगी, होपफुली सितंबर में इसकी मीटिंग होगी ऐसा बताया गया है फ़िलहाल।
तो लास्ट ईयर जो फ्रांस में मीटिंग थी, तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारत को इनवाइट किया कि, और इस प्रकार से आप देशों को इनवाइट कर सकते हैं, ये एक सिस्टम है इसमें। भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, बुर्किना फासो, चिली, इजिप्ट, रुवांडा, सेनेगल, स्पेन, साउथ अफ्रीका, इन सारे देशों को भी लास्ट ईयर इनवाइट किया गया था। G7 की एक शॉर्ट हिस्ट्री भी हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलती है। G7 जो है वो 1970s में से देखने को हमें मिला। रेस्ट्रिक्टेड क्लब था या फिर एक लिमिटेड क्लब था, एक 7 देशों का, दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों और सबसे अमीर डेमोक्रेसीज, नॉट देश बट आई वुड रादर बी स्पेसिफिक हियर, कि दुनिया के 7 सबसे अमीर देश, ऐसे देश जो लोकतांत्रिक हैं, तो ऐसे देशों का एक ग्रुप बना। 1973 में अरब इजरायली वॉर हुआ। इस अरब इजरायली वॉर के बाद बहुत सारे देशों के ऊपर एम्बार्गो रखा गया ओपीईसी ने। ओपीईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ज़्यादातर इसमें अरबिक कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं। सऊदी अरेबिया इसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। तो इस ओपीईसी ने कनाडा, जापान, नेदरलैंड्स, यूएसए, इन सारे देशों में ऑयल भेजने से मना कर दिया। ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई, और उस टाइम पर डिस्कशन करने के लिए फ्रांस के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 5 देशों के 5 डेवलप्ड मेंबर कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स को पेरिस में इनवाइट किया। और ये 5 मेंबर्स थे, एक तो हैं फ्रांस, फिर यूएसए, जर्मनी, जापान, इटली, यूके। तो इन सारे देशों को इनवाइट किया गया। और उसके बाद 1976 में कनाडा भी ऑन बोर्ड ज्वाइंट हो गया। और उसके बाद एज ए नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर जो हैं यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन कमीशन उस टाइम पर था, तो वो भी इसमें ज्वाइंट हो गया। तो ये था G7। 1998 में बिल क्लिंटन और टोनी ब्लेयर ने मिलकर रशिया को ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की, और रशिया ऑन बोर्ड आ गया। बातचीत चल रही थी, तो G7 फिर बन गया G8। और 2014 में जब से क्रीमिया के ऊपर एक एनेक्सेशन किया है, क्रीमिया को यूक्रेन से जब से रशिया ने छीन लिया है, तब से इसको ड्रॉप किया गया है। तो अब ये G7 जो G8 बना था, ये 2014 में फिर से G7 बन गया। इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस की बात करें तो G7 देश जो हैं, जब इनका फॉर्मेशन हुआ तब आप सोचिए कि ग्लोबल जीडीपी का 2/3, ग्लोबल जीडीपी जो है इसका 2/3, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 66%, राइट, अप्रोक्स 66% जितना ग्लोबल जीडीपी का शेयर जो है ये 7 देशों का था। कैन यू बिलीव दिस थिंग? पीडब्ल्यूसी द वर्ल्ड इन 2050, ये एक रिपोर्ट है। पीडब्ल्यूसी जो है ये प्राइस वाटर कूपर नाम की एक कंपनी है, और इनका एक रिपोर्ट है कि G7 नाउ अकाउंट फॉर लेस देन a third of global GDP on purchasing power parity basis and less than half on market exchange rates basis। ये market exchange rate basis जो है वो इतना ज़्यादा हम कंसिडर नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे फ्लोज हैं। उसके कंपैरिजन में परचेसिंग पावर पैरिटी जो है वो और ज़्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू MER। Now let me tell you कि यहाँ पर जब इनका फॉर्मेशन हुआ तब कितना था? 2/3 जितना ग्लोबल जीडीपी में इनका शेयर था। अब कितना है? अब इनका 1/3 से भी कम है। ये जो 7 देश हैं इनका 1/3 से भी कम, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट के 30%, 33% से भी कम, समवेयर अराउंड 30% के आसपास ये 7 देश जो हैं वो ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। 7 लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि E7 की बात करें, अब E7 में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशिया, टर्की। ये सारे देश जो हैं ये भी 1/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी को, यानी कि 1/3 वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, या फिर रफली स्पीकिंग 33% जितनी ग्लोबल इकोनॉमी को ये E7 भी रिप्रेजेंट करते हैं। धीरे धीरे ये सारे देश जो हैं वो इसमें से बहुत सारे देश जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल भारत जो है, भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी PPP के टर्म्स में अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट है। 2050 तक ये PwC का रिपोर्ट ये भी बताता है कि 6 of the 7 ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज विल बी 2015 में चाइना, उसके बाद होगा इंडिया, उसके बाद होगा USA, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील और रशिया।
तो ये जो G7 देश एक समय पर बहुत पैसे वाले देश थे, एक समय पर बहुत ताकतवर देश थे, आज या फिर आने वाले कल में वो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं होंगे। भारत की जीडीपी के बारे में ये बताया जाता है कि 2030 तक हमारी जीडीपी की साइज़ बन जाएगी 17 ट्रिलियन और 2050 तक हम पहुंच जाएंगे 42 ट्रिलियन तक। G7 की कुछ लिमिटेशंस को देखें। देखिए, जब भी कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन होता है, ग्लोबल कोई ग्रुप होता है, तो उसका परफॉर्मेंस नापा जाता है, देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप ने हिस्ट्री में, थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री, जब से इसका जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक, क्या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये सक्सेसफुल रहा है। G7 की बात करें तो G7 ऐसा कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक डाउनटर्न जब हुआ, ये जो रिसेशन आया, एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुई 2007-8 में, तो उस टाइम पर G7 ने बड़ी बड़ी बातें की लेकिन कुछ नहीं कर पाया। फिर G20 का जन्म हुआ बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक डाउनटर्न, 2007-8 की जो क्राइसिस आई, तो फिर G20 का जन्म हुआ। G20 ने कुछ स्टेप उठाए लेकिन G7 ऐसा कोई खास बदलाव नहीं कर पाया। फिलहाल दुनिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है, सबसे इमीडिएट चैलेंज जो है वो है कोविड-19। फिर क्लाइमेट चेंज एक ऐसा चैलेंज है जो हर एक देश को अफेक्ट करता है। दाइश की बात करें, यानी कि ISIS या फिर जो टेररिज्म का इश्यू है, फिर वेस्ट एशिया में बहुत सारे स्टेट जो हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं। तो G7 देश जो हैं वो इसमें क्या कोई ऐसी चीज़ कर पाएँ? ऑफ कोर्स नहीं। ऐसा कोई, जितने ये ताकतवर देश थे, जितनी इनकी ताकत थी, वो यहाँ पर हमें वीक नज़र आ रही है क्योंकि ये सारे टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने ऐसा कोई ख़ास काम नहीं किया है। फिर अगर हम G7 कंट्रीज़ के हिस्टोरिक ग्लोबल पोल्यूशन की बात करें, एक दो दिन पहले भी हम पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, तो आप देखिए 1850 से लेकर 2010 तक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये पूरा जो पीरियड है, इस पूरे पीरियड में 59% जितना ग्लोबल CO2 अगर किसी देशों ने एमिट किया है तो ये 7 देशों ने किया है। इज़न्ट इट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज भी इनके जो कोल फायर्ड प्लांट्स हैं, वो अफ्रीका जो एक कॉन्टिनेंट है, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो CO2 इमिट करता है उसका दुगना ये 7 देशों के कोल फायर्ड प्लांट्स जो हैं वो करते हैं। जब पैसे देने की बात आती है, जब पैसे कंट्रीब्यूट करने की बात आती है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, तब ये सारे देश जो हैं वो एक स्वर में बात, तब ये G7 ग्रुप ऑल ऑफ द सडन जो है बहुत ही ताकतवर बन जाता है। बातें करते हैं लेकिन पैसे नहीं देते, ऐसी सिचुएशन है इन देशों की। 3 ऑफ द G7 कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी एंड UK, ये 3 देशों में से सबसे ज़्यादा टॉप 10 कंट्रीज अगर आप देखें तो जो दाइश यानी कि आइसिस में जो यंगस्टर्स गए थे, तो इनके सिटीजन्स 22,000 से लेकर 30,000 जितने फॉरेन फाइटर्स जो हैं 2 सालों में इन देशों से गए थे। फिर वेस्ट एशिया और दूसरे देशों में जो वॉर लाइक सिचुएशन है, सहारन अफ्रीका जो हैं, वहाँ पर गरीबी की वजह से जो भूखमरी और ये सारी चीज़ें चल रही, तो लोग जो हैं वो भूमध्य यानी कि मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते इन सारे देशों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको कोई राहत जो है वो नहीं मिलती है और ये एक डेथ ट्रैप बन चुका है। ये जो मेडिटेरेनियन सी है, बहुत सारे लोग जो है, बोट्स डूब जाती है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु जो है वो हो जाती है। तो दुनिया को चाहिए एक नया इंस्टीट्यूशन, दुनिया को चाहिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, राइट। फिलहाल जो दुनिया के जो बड़े बड़े पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि G7 फॉर एग्जांपल, तो ये काफ़ी वीक हो चुका है। बहुत सारे मीन्स ऐसा लग रहा है कि जिस देश को जो करना है वो कर रहा है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो नहीं रहा है। 2005 की बात करें तो टोनी ब्लेयर ने G7 और ब्रिक्स कंट्रीज़ की एक मुलाकात करवाई थी। एक बार ऐसा हुआ था कि G7 की मीटिंग के साथ साथ ब्रिक्स देशों की भी मीटिंग हुई थी। अब डिमांड आ रही है कि E7 के साथ साथ जर्मनी, जापान, UK, फ्रांस, मेक्सिको, टर्की, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों को भी ऐड किया जाए। भारत के टॉपिक्स, भारत जो प्रायोरिटीज़ है भारत की, वो हैं एक तो इंटरनेशनल ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 क्राइसिस, इसी के साथ साथ भारत को काउंटर टेररिज्म और काउंटर प्रोलिफरेशन, ये कुछ ऐसे 5 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर भारत सबसे ज़्यादा वेट डालने की कोशिश करेगा। ग्लोबल हेल्थ के बारे में सोचना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमें सोचना होगा। तो ये सारे कुछ ग्लोबल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक और चीज़ है, 1975 का एक बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है कि आप किसी भी प्रकार के ऐसे वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं
इनका उपयोग कॉम्बैट के लिए नहीं करेंगे। फिर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स अचीव ना कर लें, इनको रोकने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान में शांति का माहौल, गल्फ़ और वेस्ट एशियन देशों में शांति का माहौल, जैसे कि येमेन में युद्ध जैसी सिचुएशन एक लंबे टाइम से चल रही, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, इसके लिए बहुत सारे डेवलपिंग एज वेल एज या फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ और कुछ ऐसी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ को मिलकर काम करना होगा। अकेले सिर्फ G7 जो है वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। नीडेड ए ट्रांसफ्यूजन फॉर पब्लिक हेल्थ केयर। हमारे देश में मेडिकल का कॉस्ट कम है? नो, आपको सबको पता है, हम सब जानते हैं कि मेडिकल कॉस्ट जो है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट इतना ज़्यादा है कि हर साल बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो गरीबी की चपेट में आ जाता है। वैसे वो गरीब नहीं है, लेकिन एक मेडिकल एक्सपेंस आ गया, बड़ा ऑपरेशन आ गया किसी फैमिली मेम्बर को, और वो फैमिली जो है वो गरीब बन जाएगा, बिकॉज हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। ज़्यादा हॉस्पिटल बेड्स भी प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल हैं कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। हमारे देश में एस्टिमेशन ये है कि कुछ 19 लाख जितने बेड्स अवेलेबल हैं, 95,000 ICU बेड्स हैं, 48,000 वेंटिलेटर्स हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको किस जगह पर? प्राइवेट हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा। 7 ऐसे हमारे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। तो ये सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ये हॉस्पिटल बेड्स और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तमिलनाडु, दिल्ली और वेस्ट बंगाल को छोड़ दें तो बाकी सारी जगहों पर प्राइवेट सेक्टर में ही बेड्स ज़्यादा हैं। सिर्फ ये 3 ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर पब्लिक सेक्टर बेड्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में बेड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ऐसी सिचुएशन हमारे देश में क्यों है, ये बताता है इस आर्टिकल जो है, इसमें यही बताया गया है कि यह आर्टिकल हमें बताता है कि हिस्ट्री में अगर हम जाएं, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब हमने एक बड़ा पिक्चर देखा, एक बिग पिक्चर देखा। प्राइमरी केयर, जो छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने फोकस किया। प्रिवेंटिव मेजर्स कुछ लिए, इम्यूनाइजेशन ड्राइव, आज भी मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी। मैटरनिटी फैसिलिटीज़, बच्चों के लिए फैसिलिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस का एक कहर था उस टाइम पर। तो ये सारे डिजीज़ के ऊपर भारत ने फोकस किया। ये सारे डिजीज़ का नेचर जो हैं, जो दूसरे ऑपरेशंस और ये सारी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल बेड्स और ये स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये सारी चीज़ों के लिए मीन्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी अलग हो जाती है। सर्जरी लेवल वाली बात है यहाँ पर दवाई और वैक्सीनेशन और ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो भारत का जो फोकस था वो इन सारी चीज़ों के ऊपर था। इन सारी चीज़ों के ऊपर सर्जरी वाले पोर्शन में इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। जब सरकार ने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया तो वहाँ पर एक वैक्यूम दिखा, और इस वैक्यूम में आ गया प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर जो हैं फिर धीरे धीरे एक्सपांड हो गया, और आज आप जानते हैं कि ज़्यादातर अच्छे डॉक्टर्स जो हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स और बेस्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलती हैं। भारत सरकार हमारे GDP का सिर्फ 1.3% जितना ही हेल्थ के पीछे इन्वेस्ट करती हैं। स्पेशलिस्ट की बात करें तो उनको इतने ज़्यादा मीन्स अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो इनकम की कोई लिमिट नहीं है। यू कैन अर्न एज मच एज यू कैन, योर स्किल्स के हिसाब से आप पैसे अर्न कर पाएंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सारी चीज़ों के ऊपर एक लिमिटेशंस होती हैं। प्राइवेट मेडिसिन की बात करें तो इसकी भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में बहुत सारे क्वैक्स हैं। क्वैक्स यानी कि सो कॉल्ड डॉक्टर, वो एक्चुअली में कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं, और छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे टाउन्स में वो, और सिटीज़ में भी बहुत सारे एरियाज़ में आपको देखने को इस प्रकार के डॉक्टर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। फिर बड़ी हॉस्पिटल्स होती हैं, जितने पैसे आपके पास उतनी बेस्ट फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं। तो ऐसी हॉस्पिटल्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। और कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी हॉस्पिटल्स चलाते हैं। ये हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, रीजनेबल स्पीकिंग अच्छी, और प्राइसेस जो हैं वो ना के बराबर या फिर एक बहुत ही राहत दर में लोगों की सेवा यहाँ पर की जाती है। तो ये 3 प्रकार के ब्रांचेस भी हमें प्राइवेट मेडिसिन में देखने को मिलते हैं, राइट। अब वेल्थ की बात करें तो भारत में बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग भी हैं, और बाहर से भी मेडिकल टूरिज़्म जो है वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इनकमिंग मनी का फ्लो आता है भारत को, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग जो हैं वो यहाँ पर ऑपरेशन के लिए आते हैं। एक फैक्ट यहाँ पर मुझे जानने को मिला जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द वेल्थ ऑफ टॉप 1% इन इंडिया इज़ 4 times द कंबाइंड वेल्थ ऑफ 70 ऑफ द बॉटम 70%।
हमारे देश में जो टॉप 1% लोग हैं उनके पास इतनी वेल्थ है कि जो बॉटम 70% जितने लोग जो हैं इनकी वेल्थ आप मिला लें, इनको मल्टीप्लाई बाय 4 करें, इतनी वेल्थ सिर्फ 1% लोग के पास है। तो ये सारे लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल्स और एक्सपेंसिव सर्जरीज और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब लोग जो हैं उनके पास हमारे देश में ऐसा कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें मेडिकल एजुकेशन को भी, इसकी जो एक कीमत है उसको रीज़नेबल बनाना चाहिए या फिर उसको फ्री कर दीजिए, राइट? गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करें। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग, उनकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमें एक्सपांड करनी होगी, ज़्यादा सीट्स क्रिएट करनी होगी, मेडिकल सीट्स। इसके साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस को भी रेगुलेट करना चाहिए। एक ऑपरेशन की कीमत एक हॉस्पिटल में 5 लाख, दूसरी हॉस्पिटल में 6 लाख, एक हॉस्पिटल में 15 लाख, तो ये अलग अलग जो रेट्स चल रहे हैं, तो कॉस्टिंग और ऑडिटिंग भी इसकी होनी चाहिए। और ख़ास करके कोविड-19 या फिर इस प्रकार की नेशनल कैलामिटी के टाइम पर तो कोई भी बिजनेस, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो किराने की शॉप हो, कोई भी प्रॉफिटियरिंग नहीं कर सकता, और या फिर नहीं ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि वो ना कर सकें। आपसे 10 रुपए की चीज़ जो है वो 15 रुपये 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। खास करके हॉस्पिटल के चार्जेस, बहुत सारी हॉस्पिटल में हमने देखा था कि कैसे 14 दिनों के लिए 7 लाख रुपए लिए गए। आपको बस बेड पर रखा है, एक अलग से रूम दे दिया है, वहाँ पर खाना पीना मिल रहा है, आपको कुछ गर्म पानी और कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं, और पैसे आपसे लिए 7 लाख रुपीज़। तो ऐसी चीज़ें जो चल रही थी या फिर चल रही हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। एंड एज क्विकली एज पॉसिबल गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्वेस्ट करके एजुकेशन, ज़्यादा डॉक्टर्स क्रिएट कीजिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स वाली कंपनी जो हैं तो उनको प्रमोट कीजिए, ताकि लोकल इक्विपमेंट्स हमारे देश में बने, जो भी ये पेस मेकर हैं और दूसरे जो स्टैंड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, नी रिप्लेसमेंट, हिप बोल रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी जो भी चीज़ें बनती हैं, तो मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल जो ये ऑर्गेन्स टाइप थिंग होती है, तो वो हमारे देश में बने। तो FDI इसमें प्रमोट कीजिए, बिजनेस माहौल क्रिएट कीजिए कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, डॉक्टर्स ज़्यादा, और सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, जो सपोर्टिंग स्टाफ हैं उसकी भी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस जो हैं यहाँ पर क्रिएट की जा सकते हैं। तो ज़्यादा डॉक्टर्स, ज़्यादा हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें अगर की जाए और लोग भी कंट्रीब्यूट करें। अगर आप 10,000 रुपये अर्न करते हैं तो आपकी सैलरी में से लेट्स से 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ इतने कट किए जाएंगे, और जितने इनकम इस प्रकार से लोगों की इनकम के हिसाब से पैसे जो हैं वो तो हर एक व्यक्ति कंट्रीब्यूट करे। अगर कोई 10 रुपये कमा रहा है तो उसमें से 2 पैसे गवर्नमेंट ले, और ये सारे पैसे जो हैं वो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। समथिंग लाइक यूके में जो NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विस, उसी प्रकार से। लुक बैक इन रिलीफ, ये माइग्रेंट्स के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन ली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि 15 दिनों के अंदर जितने लोगों को, डेडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कि 15 दिनों में जितने लोगों को घर वापस भेजना है भेज दीजिए, और जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए थे तो ये सारे क्रिमिनल केसेस ड्रॉप कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की जो एक्शन है ये थोड़ी लेट आई है, ओके, देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ली है, दैट्स ओके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, कुछ दिनों पहले न्यूज़ आइटम थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप माइग्रेंट्स को सारी चीज़ें प्रोवाइड कीजिए, खाने पीने की चीज़ें, रहने की फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। ओके, ऑर्डर दिया, दैट्स अ गुड थिंग सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन प्रैक्टिकली उस ऑर्डर को कितना इम्प्लीमेंट किया गया है? अब सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट मंगवाया है सारे स्टेट गवर्नमेंट से। अब देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स का रिपोर्ट जो है वो क्या है और उसके ऊपर स्क्रूटिनी क्या होती है। मूविंग ऑन टू पोलिसिंग द पुलिस इज़ नॉट इनफ। कल हमने रेसिज्म के बारे में बात की थी। डियर फ्रेंड्स, आज अगर आपका पहला दिन है, इस लेक्चर को आप पहली बार देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कल का लेक्चर देखिए, पूरा नहीं तो जो रेसिज्म वाला टॉपिक था उसको खास देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। जो कल वाला केस था, जो हमने जो मिस्टर फ्लॉयड थे उनका जो केस था, तो उसी केस को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और अच्छी बात ये है इस टाइम पर, अच्छी बात इन द सेंस कि ये एक दुखद घटना जो हुई, तो अब पूरी दुनिया में बहुत सारे, खास करके यूरोप के बहुत सारे देश में और लंदन में, वॉशिंगटन में, बहुत सारे लोग जो हैं ऑल ऑफ द सडन स्पॉन्टेनियसली लोग जो हैं वो बाहर आए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है एक आवाज़ में। इस रेसिज्म जो वहाँ पर हुआ, एक जो व्यक्ति मर गया मिस्टर फ्लॉयड, तो लोगों ने
एक सॉलिडारिटी दिखाई है और रेसिज्म ख़त्म हो इसके बारे में आवाज़ उठाई है। और बहुत सारे जो वाइट लोग हैं, जो इसको गोरे कहते हैं, तो गोरे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर आए हैं और सिस्टम को चेंज करने की बात या फिर ऐसे डिमांड की जा रही है। दुनिया की हर एक पुलिस फोर्स जो हैं वो ये मीन्स एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रश्न है उनके लिए कि कब पावर का इस्तेमाल या फिर फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और कब नहीं, और जब किया जाता है तो किस चीज़ को आप टू सॉफ्ट कहेंगे या फिर टू हार्ड कहेंगे। कि किसी को, देखिए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में किसी को पकड़ना जो है, फॉर एग्जांपल भारत देश में बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं कि आप अगर उनके साथ सॉफ्टली बिहेव करेंगे देन उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो ग्राउंड रियलिटी हर एक जगह की अलग है। इनफैक्ट हमारे देश में एक ही स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आप उनको लोगों को बताएंगे, लोग घर में चले जाएंगे, और कुछ जगहों पर अगर आप उनको मारेंगे तो भी कुछ लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे। तो हर एक जगह पर हर एक अलग अलग कल्चर हैं। कल्चर इन नॉट जस्ट अबाउट लाइक रिलीजियस कल्चर और सोसाइटल कल्चर, राइट। पुलिस का भी जो कल्चर है वो भी, महाराष्ट्र पुलिस का काम करने का तरीका गुजरात पुलिस से अलग है, गुजरात पुलिस का काम करने का तरीका केरला पुलिस से अलग है। तो ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो शायद ही हमें कहीं पर देखने को मिले, और हर एक देश में भी ऐसा ही होता है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉर्मल पुलिस से मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है वो थोड़ी अलग होती है, उनके चैलेंजेस अलग होते हैं। तो ये एक डिलेमा है कि कितना फोर्स पर्याप्त है, कितना फोर्स टू मच है, या कितना फोर्स जो है वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल निर्भया वाला जब केस हुआ तब लोगों ने ये बताया कि पुलिस जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गई है, और ये जो केस चल रहा है फ़िलहाल, तो दुनिया की बात करें हम, या भारत की या किसी एक देश की नहीं, तो कई जगहों पर ये बताया कि पुलिस बहुत हार्ड हो गई। तो ये डिलेमा हमेशा रहता है। फिर है आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये बेसिकली इसलिए है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो पैसे वापस नहीं दे रहे हैं तो आप उनके ऊपर आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की जो प्रोसीडिंग है उसको कर सकते हैं। और फिर लक्ष्य यही होता है कि लिक्विडेशन ना हो, चीज़ें रिजोल्व हो जाए, लेकिन फिर कोई ऑप्शन नहीं होता है तो लिक्विडिटी भी की जा सकती है। अब गवर्नमेंट ने ये बताया था कि 30 अप्रैल तक ये जो आईबीसी है उसके प्रोविजंस को टाइम बिंग सस्पेंड किया जाएगा। 30 अप्रैल आई, कुछ नहीं हुआ। मिड मई में फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बताया कि कुछ ऐसे प्रोविजंस को सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फाइनली 5 जून को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है कि सेक्शन 10A जो है वो इंसर्ट किया गया आईबीसी में, और बाकी के जो सेक्शंस हैं 7, 9, 10 उसको सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि बेसिकली प्रॉब्लम इसमें यह है कि आने वाले 6 महीनों के लिए, और अगर सरकार को लगा कि और 6 महीने एक्सटेंड दिया जा सकता है, तो टोटल 1 साल के लिए आईबीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सस्पेंड किया जाएगा, ताकि ये लॉकडाउन की वजह से जो डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो ऐसी डिस्ट्रप्शन की सिचुएशन में बहुत सारी कंपनीज जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, बिजनेस डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो उनके खिलाफ आईबीसी की प्रोसीडिंग ना हो। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक प्रोविज़न जो है वो ऐड किया है 10A। फिर एक प्रोविज़ो होता है। प्रोविज़ो यानी कि जो प्रोविज़न अगर डिफ़िकल्ट है तो प्रोविज़ो चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो प्रोविज़ो ये बता रहा है कि यहाँ पर प्रोविज़न जो है वो क्लियर है, उल्टा हुआ है। प्रोविज़न क्लियर है कि 1 साल तक मैक्सिमम। प्रोविज़ो जो है वो ये बता रहा है कि अनलिमिटेड टाइम, कि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कब तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये कन्फ्यूजन पैदा हुई है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पहले 1 लाख रुपए तक या फिर उससे ज़्यादा की जो अमाउंट थी, ऐसी अमाउंट्स को लेकर आप आईबीसी जो है वो ट्रिगर कर सकते थे। अब इसको इंक्रीज कर दिया है 1 करोड़ के, मिनिमम 1 करोड़ रुपए वाले केसेस। तो जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उन्होंने किसी को 25 लाख रुपीज़ दिए हैं, 30 लाख रुपीज़ दिए हैं, तो अब उनको नॉर्मल जो सिविल कोर्ट है उसमें जाना पड़ेगा, तो उसका टाइम लग सकता है। तो ये एमएसएमईज़ के लिए ख़राब है। तो ऐसे कुछ फॉल्ट्स जो हैं इसमें, इतना टाइम था सरकार के पास, लेकिन फिर भी ऐसा फॉल्टी लॉ जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। आई एम श्योर गवर्नमेंट बहुत सारे इसका विरोध भी होगा, एक्सपर्ट्स और बहुत सारे लोग इसके विरोध में बताएंगे, और जल्द से जल्द सरकार इसको अमेंड करेगी, करना ही पड़ेगा। चाइना ने यह बताया है कि भारत के साथ एक एलएसी जो स्पेड था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो स्पेड था, तो इसमें एक एग्रीमेंट तक हम पहुंच गए, लेकिन कोई ऐसी डिटेल्स चाइना ने इश्यू नहीं की है। कोविड-19 जो है सबसे ज़्यादा हमें अर्बन एरियाज़ में देखने को मिला है। मुंबई, चेन्नई,
दिल्ली, अहमदाबाद में 1,25,000 जितने केसेस हैं और ओवरऑल 43% जितने केसेस जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जो टोटल रिकवर्ड पेशेंट्स का आंकड़ा जो है वो टोटल जितने लोग एक्टिव हैं उनके आंकड़े से बढ़ चुका है, तो दैट्स ए गुड थिंग, राइट। रिकवरी रेट 48.88% तक पहुंच गया है। सोफियान में 5 मिलिटेंट्स को हंट डाउन किया गया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल साहब ने यह बताया है कि एक एलईडी बोर्ड रखा जाए जिसमें बेड्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, चार्जेस कितने हैं, दूसरी सारी डिटेल्स जो हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए और सरप्राइज चेकिंग भी की जाएगी ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन की जा सके। केरला जो है उसमें केसेस जो हैं वो थोड़े बड़े हैं, इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन रिकवरी भी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के साथ एक डिस्कशन की। दिस वन इज़ अबाउट दिस बगजान वेल जहाँ पर आग लगी है, राइट। पिछले 15-20 दिनों से वहाँ पर आग लगी है और कल एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हुआ वहाँ पर। तो आजू बाजू के एरिया में जो आग थी उसको कंट्रोल किया गया है, लेकिन जो ये तेल का कुआं जो है उसमें तो आग फिलहाल इट्स गोइंग ऑन और ज़्यादा वक्त लग सकता है। आप देखिए यहाँ पर 4 वीक का टाइम जो है वो लग सकता है, ऐसा बताया है OIL ने। माई लाइफ माई योगा एक वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन है, तो 15th ऑफ दिस मंथ तक आप अपनी एंट्री जो है वो भेज सकते हैं। तो आयुष मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ICCR ने मिलकर इस कंपटीशन को वो चला रहे हैं। अच्छी बात है हमारे देश के लिए, गुजरात के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देश के लिए खुशखबरी यह है कि एशियाटिक लायंस जो हैं उनकी पॉपुलेशन में 28.87% जितना एक राइज हुआ है। टोटल हमारे देश में लायन है एज पर द लेटेस्ट काउंट 674। 2015 में जब काउंट किया गया था तब थे 523, आज हैं 674। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।